जय स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा जो सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गए, जो पीएसआर में चेंज वाला था और एक हमारा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उन दोनों के जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, वो आज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक फर्म है, उसका एवरेज प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 45,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रखा है क्वेश्चन में 12% है। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 4 लाख रुपए। फिर कह रहा है कि 2 ईयर परचेज के बेस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है और किस मेथड से करनी है, हमें अपना जो सुपर प्रॉफिट। अगर गुडविल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा तो बेटा अपना सुपर प्रॉफिट जो मेथड है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये चीजें दे रखी हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें 45,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने 4 लाख कर रखी है। 2 साल के परचेज ईयर के बेस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारा अगर सुपर प्रॉफिट के मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये गुडविल कैलकुलेट करने का, कि सुपर प्रॉफिट है उसको हम क्या करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, यही फॉर्मूला यूज करते थे। अब हमें इस फॉर्मूला के लिए क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम अगर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारी फर्म जो पैसा कमा रही है और जो हमारे जैसा काम करने वाली और फर्में जो पैसा कमा रही हैं उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट नाम देते हैं, और जो हम कमा रहे हैं वो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों नाम लिखे हो सकते हैं। ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को घटाते हैं तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो हमें दे रखा है 45,000 रुपए। 45,000 रुपए में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटाते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ दे नहीं रखा है। लेकिन हमें यह पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जो था वो हमारा क्या था कि कैपिटल जितनी भी एम्प्लॉय की है आपने, उसको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैपिटल आपने कितनी एम्प्लॉय कर रखी है, 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी क्वेश्चन में दे रखी है और 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 4 जा 48, 48,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आता है। अब हमारी फर्म जो है 45,000 रुपए कमा रही है और अदर फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 48,000 रुपए हो रहा है। तो सुपर प्रॉफिट हम कब मान रहे थे, जब हमारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट और फर्में कमा रही हैं उससे अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब यहाँ देखो हमारी फर्म तो 45,000 रुपए कमा रही है बेटा, और दूसरी जो फर्में हैं वो 48,000 रुपए कमा रही हैं। तो क्या आप अपना यहाँ पर देखो कि आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या नहीं कमा रहे हो? तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो डी ऑप्शन दे रखा है, नन ऑफ दीज जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ देखो ए ऑप्शन है उसमें 6,000 रुपए दे रखा है। आप ये गलती मत कर देना, कई बार क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि -3,000 आते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 हो जाएगा। हमें सुपर प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है कि हमारी फर्म अगर ज्यादा पैसा कमा रही है और फर्मों की तुलना में, नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में, तो ही हम उसे सुपर प्रॉफिट मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यहीं पर पता चल जाता है कि हमारी फर्म जो है ज्यादा पैसा नहीं कमा रही है, तो उसी टाइम आप क्या कर दोगे, डी ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज लिखा होगा इस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है बेटा, कह रहा है कि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमने पढ़ा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है 2 चैप्टर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब मानते हैं, या तो पीएसआर में चेंज या फिर नया पार्टनर एडमिट होता है। तो असर्शन में यही कह रहा है कि फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आपको गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है क्या, तो हमने किया है दोनों चैप्टर में गुडविल को, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन में ये कह रहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन पर अगर फर्म जो है उसका नेचर है और उसकी लोकेशन है वो उसको इफेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जो फर्म है वो किस जगह पर काम कर रही है, अब हमारी फर्म जो है कहाँ स्थित है और किस प्रकार का काम कर रही है, ये हमारी गुडविल को प्रभावित नहीं करता, ये कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोकेशन हमारी काफी प्रभावित करती है। जो भी हमारे कस्टमर हैं उनके लिए अगर हम ऐसी लोकेशन पर अपना फर्म स्थापित कर रखी है कि उनके लिए हम आसानी से अवेलेबल हमारा प्रोडक्ट जो हम
प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को आसानी से अवेलेबल हो रही है, तो हमारी गुडविल भी उससे प्रभावित हो रही है, तो असर्शन तो हमारा सही हो जाएगा और रीजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन और रीजन का ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा कुछ टाइम बीतने के बाद हमारी जो फर्म है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर है, हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो कुछ टाइम के बाद हमारी गुडविल जो है ज्यादा बढ़ने लगती है, तो ये हमारी सही बात है। लेकिन दूसरा जो रीजन है उसमें ये कह रहा है कि हमारा जो सेल्फ जनरेटेड, हमने दो तरह की गुडविल पढ़ी थी, एक हमारी सेल्फ जनरेटेड थी और एक हमारी परचेज गुडविल थी। दो तरह की हमारी गुडविल थी। हमने पढ़ा था ये कि हमारी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको कहीं भी अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता, और परचेज गुडविल होती है उसको हम अकाउंट्स में लिखते हैं। मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखते हो ना तुम, एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल लिखते हो, वो हमारी कौन सी गुडविल होती है, वो परचेज की हुई गुडविल होती है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल है उसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, हम नहीं लिखते हैं इसको। हमारी कौन सी गुडविल को लिखते हैं, परचेज गुडविल को लिखते हैं। तो इसका हमारा असर्शन इसमें भी सही हो जाएगा और रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन है कि हमने टॉपिक पढ़ा था पीएसआर में चेंज होता है तो वहां क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारी कविता और आंध्या जो है दो पार्टनर हैं और वो क्या करते हैं, पहले जो प्रॉफिट थे वो बराबर बांटते थे, पुराना रेशो ये था हमारा। अब फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, अब फ्यूचर में ये अपना प्रॉफिट 4-3 रेशो में बांटने लगी। तो अब क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारा चेंज हो गया, पहले 1-1 था, अब 4-3 हो गया, तो अब ये कविता जो है ना ये क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है या गेन कर रही है। दो चीजें हमने कैलकुलेट की थी ना, पीएसआर चेंज हो रही थी, तो या तो हमारा कोई पार्टनर गेन कर रहा था या कोई हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था। तो स्पेशल कविता के लिए क्वेश्चन में पूछा कि ये क्या कर रही है, सेक्रीफाइस या गेन। तो सेक्रीफाइस या गेन के लिए, सेक्रीफाइस रेशो के लिए हमने क्या किया था, जो भी हमारा ओल्ड रेशो होगा उसमें से नया रेशो जो है हम माइनस करके देख लेंगे। कविता का ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल बांटते थे, 1/2 होगा, और जो नया रेशो है वो 4/7 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लोगे तो 14, 7 माइनस, देखो पहले 7 हिस्से ले रही थी, अब 8 हिस्से ले रही है, तो कविता क्या कर रही है हमारी यहाँ पर, गेन कर रही है। और कितना हिस्सा कर रही है, 7 माइनस 8, 1/14, 1/14 हिस्सा गेन कर रही है। ऑप्शन ए हमारा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, ये दोनों चैप्टर हैं, इनमें से बड़ा क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है बेटा, 3 नंबर या 1 नंबर यही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर फर्म का जो पार्टनरशिप फर्म है रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब पीएसआर में चेंज हो या नया एडमिट हो रहा है पार्टनर तब, तो उस टाइम पर हमारी कुछ अनरीच्ड लायबिलिटी रह जाती है। अनरीच्ड का मतलब जो अभी तक हमारे आगे आई नहीं थी, लेकिन अब तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो ना, बनाना सीखा था हमने कल वाले जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा था तब भी और पीएसआर वाले चैप्टर में भी, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक लायबिलिटी लिख रहे थे, अनरीच्ड लायबिलिटी। तो ये कह रहा है कि ये फर्म का नुकसान होगा, लॉस होगा हमारा, या फिर ये गेन होगा। कौन सी चीज होगी, अगर देखो पहले हमारे आगे आई ही नहीं थी वो लायबिलिटी, लेकिन अब उस लायबिलिटी को लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट याद हो तो हम उसके डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट साइड में हम क्या कर रहे थे, अगर कोई इंक्रीज होता है किसमें, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज में। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की बात कर रहे हो आप, अनरीच्ड लायबिलिटी मतलब वो अनरिकॉर्डेड थी, एक ही बात है कि जो हमने अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं की थी, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी फर्म का नुकसान हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन में ठीक हो जाएगा। XY दो पार्टनर है, पुराना रेशो इनका 3:1 हो गया और नया रेशो इनका 2:1 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रेशो चेंज होने के कारण जो Y है ना, Y क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है, दोनों में से क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला, हमारा ओल्ड रेशो है उसमें से नया रेशो हम घटाएंगे। तो हमारा किसका पूछ रखा है, Y का पूछ रखा है, तो Y का पुराना रेशो कितना था, टोटल 4 में से एक हिस्सा इसका था 1/4 था, और नया रेशो इसका 1/3 हो गया। वही एलसीएम लेके देखेंगे, पहले 3 हिस्से थे अब 4 हिस्से, मतलब क्या कर रहा है ये 1/12 हिस्सा गेन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1/12 हिस्सा गेन कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे 3 पार्टनर एबीसी हैं, पहले ये 3-2-1 में प्रॉफिट बांटते थे, अब 1-2-3 रेशो इन्होंने
फिक्स कर लिया अपना फ्यूचर के लिए। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसके रेशो पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। रेशो पर मतलब वो पहले भी उतना ही हिस्सा ले रहा था अपना टोटल में से और अब भी उतना ही ले रहा है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है, देखो ए है, पहले 3 टोटल देखो 3, 2, 5 और 1 6 हिस्से थे और अब भी कितने हैं 3, 2, 5 और 1 6 हिस्से हैं। पहले ए जो था वो 6 में से 3 लेता था, अब इन 6 में से ये 1 लेने लग गया, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। सी जो है पहले 1 लेता था अब 3 ले रहा है, इन दोनों का ही चेंज हुआ है। पहले ये 1 लेता था अब 3, मतलब ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन बी ऐसा पार्टनर है जो पहले भी टोटल 6 में से 2 ही हिस्से ले रहा था और अब भी 6 में से 2 ही हिस्से ले रहा है। तो यही पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा पार्टनर हो जाएगा, बी ऐसा पार्टनर है जिसका रेशो चेंज होने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जिसके हिस्से पर। ऑप्शन बी है, बी में ही बी लिख रखा है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा गुडविल कैलकुलेट की थी, उसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, वो और देखते हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी है, वही सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। इस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो ये बैलेंस शीट दे रखी है, इसके बाद और क्या कह रहा है, पहले हमारे अमित और कार्तिक 2 पार्टनर थे, इक्वल अपना प्रॉफिट बांट लेते थे। अब नया सौरभ को शामिल कर रहे हैं, इक्वल पार्ट के लिए ही कर रहे हैं। पहले 2 हिस्सों में से बराबर ले रहे थे, अब 3 हिस्से बनेंगे, उसमें से एक हिस्से तीनों ले लेंगे। सही है, तीनों पार्टनर अब मिलकर काम करना शुरू कर रहे हैं। जो गुडविल निकालनी है वो सुपर प्रॉफिट से, और 4 ईयर जो परचेज के हैं, 4 ईयर्स हैं, परचेजिंग ईयर जो है वो 4 हैं, इसके आधार पर हमें गुडविल निकालनी है। तो हमें पता है भाई इसका फॉर्मूला तो क्या होगा, गुडविल तो अगर कैलकुलेट करनी है तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से जो मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन सुपर प्रॉफिट अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये तो हमें दे ही रखे हैं 4, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए यहाँ देखो और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट भी हमें, देखो सुपर प्रॉफिट के लिए 2 चीजें चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था सुपर प्रॉफिट का, कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे। एवरेज प्रॉफिट ये क्या कह रहा है कि 30,000 रुपए जो है ना पिछले 4 सालों का इसने कैलकुलेट करके ही दे रखा है हमें। एवरेज प्रॉफिट 30,000 दे ही रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करके देखना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो हम देखेंगे क्वेश्चन में कहीं दे रखी है क्या, और दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जो हमें 12% दे रखा है, इसको डिवाइड करना होता है हमें 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, अब देखो बैलेंस शीट जो दे रखी है इसमें क्या क्या दे रखा है, हमारी कैपिटल दोनों पार्टनर्स अमित और कार्तिक थे, उनकी कैपिटल दे रखी है। अमित की कैपिटल हमारी 90,000 दे रखी है और कार्तिक की कैपिटल हमारी 50,000 दे रखी है। लेकिन इसके साथ साथ देखो हमें एक चीज और जो है, कैपिटल में ही रिजर्व को जोड़ते हैं, रिजर्व भी दे रखा है हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व दोनों चीजें होती हैं, तो जनरल रिजर्व भी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसको भी जोड़ दो। 9, 5, 14 और 2, 16। 1,60,000 हमारे यहाँ कैपिटल दिखा रखी है बैलेंस शीट में। 1,60,000 यहाँ, अगर 1,60,000 को नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखी है, इससे कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या आएगी, 19,200 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आया है। एक्चुअल प्रॉफिट हमें 30,000 दे ही रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करके देखा 19,200 आ गया। तो कितना फर्क बचता है, इसको घटाने से क्या निकाल रहे हैं हम, सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितना बन गया, 10,800 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया है। गुडविल निकालने के लिए हम इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बन रहा है, 43,200 हमारी क्या बनेगी, अब यहाँ गुडविल बनेगी। अच्छा 43,200 तो हमारी टोटल गुडविल हुई है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नया पार्टनर आया है ना सौरभ है, इसका हिस्सा कितना है गुडविल में। तो देखो हमने अभी बात की थी कि पुराना रेशो तो हमारा 1-1 का था, नया रेशो भी हम इक्वल बांट रहे हैं, मतलब तीनों का ही हिस्सा क्या हो गया, इक्वल है। तो अब 3 हिस्से कर लो, तो हमारा सौरभ जो है उसका टोटल हिस्सा जो 3 है उसमें से 1 हिस्सा है, तो इसका कुल हिस्सा कितना 1/3 है। तो 43,200 तो तीनों पार्टनर की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली, और अकेले सौरभ का हिस्सा कितना हो जाएगा इसमें, तो 14,400 हमारी सौरभ की जो है गुडविल हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, जो हमारा कल वाला चैप्टर था, नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, तब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी थी, उससे रिलेटेड जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो करके देखते हैं एक बार। अब हम क्वेश्चन करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो हमने नया पार्टनर एडमिट हो रहा था उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पिछले साल आए हुए हैं वो करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ,
कि जब या तो नया पार्टनर एडमिट हुआ या पीएसआर में चेंज हुआ, कब हुआ, हमें ये चीज नहीं बता रखी है। हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज बता रखी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम क्या कर रहे थे कि जो जो एसेट्स डिक्रीज होंगी या लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो डेबिट में लिखेंगे, और एसेट्स इंक्रीज होगी या लायबिलिटी डिक्रीज होगी वो हमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमारी लैंड जो है वो अप्रिशिएट हुई 2 लाख से, इसका मतलब हमारी एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुई, बाय इंक्रीज इन, हमारी जो एसेट्स है लैंड है वो इंक्रीज हुई 2 लाख से, तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है। दूसरी बात हमें क्या कह रहा है, हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी था ना वो 10 लाख का था पहले, लेकिन अब 7 लाख का हो गया घटकर, तो इसका मतलब 3 लाख का क्या हो गया, हमारी एसेट से डिक्रीज हो गई। 10 लाख वाली एसेट्स हमारी 7 लाख की होगी, तो इसका मतलब हमारी एसेट से डिक्रीज होगी। और जब एसेट्स डिक्रीज होती है तो हम किस साइड लिखते हैं, हमारे डेबिट साइड लिखते हैं। मशीनरी में डिक्रीज हुआ हमारा 3 लाख का। सिर्फ इन 2 इंफॉर्मेशन के आधार पर हमसे ये पूछना चाहता है कि रिवैल्यूएशन पर हमें गेन हुआ या लॉस हुआ है। तो अब हमें क्या हुआ है, अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड इसका कम है, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है रिवैल्यूएशन के टाइम पर। तो रिवैल्यूएशन पर जो लॉस हुआ वो ही पूछ रहा है कि कितना हुआ है। 3 लाख हमारा मतलब डिक्रीज हो गई, एसेट्स हमारी ज्यादा हो गई और इंक्रीज हमारी कमी हुई है, तो 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है हमारा क्या हो गया, ये लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पर। यही बात क्वेश्चन में पूछ रखी है। ऑप्शन नंबर बी है वो कह रहा है कि लॉस हुआ 1 लाख का, ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हमें कह रहा है एक अशोक है और एक सुधा है, 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर 3:1 रेशो में प्रॉफिट बांटते थे। पुराना रेशो हमारा 3:1 है। अब अशोक और सुधा ने बानी जो नाम का पार्टनर है उसको भी एडमिट कर लिया, और इस बानी के लिए नया रेशो नहीं दे रखा है कि कितना हिस्सा मिलेगा। अशोक अपने हिस्से का 1/4 जो है सेक्रीफाइस करेगा, और सुधा जो है वो भी अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा बानी के लिए सेक्रीफाइस करेगी। तो अगर हमने एक हमारा नया रेशो निकालने के लिए जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो ये कर रहे थे कि नए पार्टनर का कोई रेशो नहीं दे रखा और ये बता रखा कि पुराने पार्टनर इस रेशो में हमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों का सेक्रीफाइस वाला हिस्सा जोड़ दोगे तो हमारे नए पार्टनर का क्या हो जाता है, शेयर करने का हिस्सा निकल जाता है। तो अगर हमारा अशोक है उसका टोटल हिस्सा 3/4 है, 3 और 1 4 है, 4 में से 3 हिस्से अशोक ले रहा है, 3/4 इसका टोटल हिस्सा है, टोटल प्रॉफिट में से हिस्सा है, और इसका 1/4 जो है ना वो इसको दे देता है बी को। 3/16 हिस्सा ए दे रहा है और सुधा कितना दे रही है, 1/4 का ही 1/4 दे रही है। इसका मतलब 1/16 जो हिस्सा है सुधा दे रही है। तो बानी के लिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 3/16 तो ए दे रहा है और 1/16 जो है सुधा दे रही है, दोनों को अगर जोड़ोगे तो 4/16 मतलब 1/4 हिस्सा क्या हो जाएगा, हमारा नए पार्टनर का हिस्सा हो जाएगा नए प्रॉफिट में। बी जो है 1/4 हिस्सा जो अब प्राप्त करने लगेगा। इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी है वो कह रहा है कि 1/4, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें एक असर्शन रीजन में कह रहा है बेटा, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुडविल जो होती है एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ये हम सबको पता है इंटेंजिबल होती है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रीजन में यही कह रहा है कि गुडविल क्या होती है, कि गुडविल एक तो इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ये सही बात है। और इंटेंजिबल कैसे होती है, कि कह रहा है कि अगर हम अपना नॉर्मल जो प्रॉफिट आ रहे हैं उसकी तुलना में अगर हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगते हैं तो ये कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं कि गुडविल से ही वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये दोनों जो असर्शन और रीजन है दोनों सही हो जाएंगे और रीजन असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। अब हमारा एक लंबा क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3 नंबर का आ सकता है। क्या कह रहा है, वीना उमेश 2 पार्टनर हैं, इन्होंने कैपिटल हमारी फर्म में लगा रखी है। 1 लाख की वीना ने लगाई है और 80,000 की सोमेश ने लगाई है, ठीक है। इसके बाद ये निशा को एडमिट कर रहे हैं, नया पार्टनर आ रहा है वीना और सोमेश के साथ, निशा नई एडमिट हो रही है। हमें पुराना रेशो नहीं पता क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि निशा जो है ना 1/4 हिस्सा लेगी, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा अब निशा फ्यूचर में लेना शुरू कर देगी। जो 3/4 रहेगा ये दोनों आपस में बांट लेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि निशा है ना 90,000 की कैपिटल भी लेकर आई है। 1 लाख और 80,000 तो इन्होंने लगाई थी, 90,000 हमारी निशा भी कैपिटल लेकर आई है। और निशा का क्या कह रहा है कि जो ये 1/4 लेगा ना, इसमें से 1/12 हिस्सा तो किससे लेगी, ये वीना से लेगी, और बाकी जो इसका बच जाएगा वो सोमेश से लेगी, ठीक है। इसके बाद हमें ये कह रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है।
अभी तक हमने जो मेथड पढ़े थे उसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइज मेथड के आधार पर हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अब हमें क्या दिया है, सिर्फ कैपिटल दी है तीनों पार्टनर की, और जो निशा है वो कह रहा है कि 1/4 हिस्सा लेगी, और किस किस से लेगी, वीना से तो 1/12 लेगी, और बाकी जो बच जाएगा वो सोमेश से लेगी। ये सूचनाएं दी है और इन्हीं के आधार पर हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुड और इसकी जनरल एंट्री जो है वो करनी है हमें। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम ये देखते हैं कि निशा जो 90,000 की कैपिटल लेकर आई है ना, और इसमें इसको इस कैपिटल के हिसाब से इसको हिस्सा दे रहे हैं हम 1/4। तो अगर ये 1/4 हिस्सा ले रही है तो इस हिस्से के हिसाब से हम एक बार ये देख लेते हैं कि कितनी कैपिटल लगाते हैं। अगर 90,000 इसकी कैपिटल है और 1/4 हिस्सा इसको दे रहे हैं, तो इसके लिए हम निशा वाले हिस्से का जो 1/4 हिस्सा ले रही है इसको रेसिप्रोकेट करके देख लेते हैं, 4/1 कर लेते हैं इसको। तो इस हिसाब से हमारी जो कैपिटल है वो तीनों पार्टनर की 3,60,000 होनी थी। लेकिन हमारे पार्टनर ने एक्चुअल में देख लो कितनी कैपिटल लगाई है। एक्चुअल में कैपिटल 1 लाख वीना की लगाई हुई है, 80,000 सोमेश की, 180 तो ये है और निशा 90,000 लेके आई। 180 में हमने 90,000 को जोड़ा तो 2,70,000 तीनों की कैपिटल हो रही है। तो अगर इसका डिफरेंस जो आया है तो वो किसके कारण आया होगा, इसको 1/4 हिस्सा मिल रहा है इतनी ही कैपिटल पर, तो इसका मतलब हमारी फर्म का ये जो बैलेंस है वो गुडविल ही बना होगा। 90,000 हमारी क्या निकल गई, गुडविल निकल गई। गुडविल निकालने के बाद हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। इसकी जनरल एंट्रीज हमने की थी, कैसे की थी, एक बात और देखो, यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं है ना कि निशा निशा जो है सिर्फ कैपिटल लेकर आई है, गुडविल कैश में ये नहीं लेकर आई है। तो गुडविल वाले हमने कल या परसों जो हमने पढ़ा था गुडविल वाला चैप्टर टॉपिक, तो हमने गुडविल वाले टॉपिक में क्या किया था कि अगर हमारा पार्टनर, 2 सिचुएशन बन रही थी कि या तो हमारा कैश में लेके आ रहा था या कैश में हमारी गुडविल को नहीं लेकर आ रहा था। कैश में लेकर आ रहा था तो हमारा बैंक अकाउंट हम डेबिट करके जो गुडविल का जितना भी हमारा अमाउंट था उसको क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन अगर कैश में नहीं लेकर आ रहा था तो हमने क्या किया था कि हमारा नया पार्टनर जो होगा उसका करंट अकाउंट होगा ना, उससे हम एडजस्ट करने की बात कर रहे थे, जो पुराने पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिलना है उसको। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक में देखो निशा बैंक में नया पार्टनर आया है, बैंक में पैसा तो लेकर आई है, लेकिन किस चीज का लेकर आई है, ये कैपिटल का लेकर आई है अपना। तो इसका कैपिटल अकाउंट है वो तो ठीक है 90,000 का हो गया, बैंक में 90,000 रुपए तो ले आई। लेकिन गुडविल की एंट्री करते टाइम गुडविल क्या है कि गुडविल की एक ही एंट्री होगी। यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब हमें निशा का जो अकाउंट है, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ये हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था। जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट से हम गुडविल का पैसा हमारे फिर पुराने पार्टनर को जो भी उनका रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो है, उस हिसाब से इसकी गुडविल जितनी भी हिस्से आ रही है उस गुडविल को पूरा करेंगे। नया पार्टनर अपने करंट अकाउंट से पुराने पार्टनर को गुडविल का पैसा देगा, और उसकी एंट्री जब कैश में नहीं गुडविल लेके आता है तो हमारा नया पार्टनर उसका करंट अकाउंट डेबिट कर रहे थे। पुराने अकाउंट जो पार्टनर है हमारे कौन है, वीना, सोमेश है, इनका कैपिटल अकाउंट है, उसमें पुराना जो सैक्रिफाइस है जिस रेशो में करेंगे उस रेशो में इनकी गुडविल क्रेडिट करेंगे इनके खाते में। तो 90,000 हमने जो गुडविल कैलकुलेट की थी, इसमें जो निशा है उसका हिस्सा कितना बनता है, 1/4 हिस्सा है, इसका कितना बन रहा है, 22,500 हिस्सा बन रहा है। हमारी टोटल जो गुडविल का पैसा है 22,500 निशा का हिस्सा है, वो दोनों पार्टनर किस रेशो में करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। अब ये सैक्रिफाइस रेशो और देख लेते हैं कैसे निकलेगी। हमारी निशा जो है 1/4 हिस्सा ले रही है, और इसका 1/4 में से 1/12 हिस्सा तो क्या कर रही है, वीना से ले रही है। अब 1/12 हिस्सा तो वीना का हो गया, और जो बच गया सोमेश बच गया, उसका हिस्सा निकालने के लिए अगर 1/4 में से 1/12 घटाते हो तो कितना आएगा, 2/12 हमारा सोमेश का हिस्सा आ जाता है। मतलब हमारी वीना है उसका रेशो ये है, और सोमेश है इसका हिस्सा ये है। तो 1/2 रेशो इनका क्या हो गया, सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए। तो सेक्रीफाइस रेशो में ही करना, 1/2 में जो वीना की कैपिटल है उसको 1/3 से 3 7 जा 7,500 तो वीना की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे करंट, निशा के करंट अकाउंट से, और सौम्या के इसके क्या हो जाएंगे 22,500 का 2/3 हिस्सा हम करके देख लेते हैं। 15,000 रुपए हमारे सोमेश के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे गुडविल के इनके सैक्रिफाइस के रेशो में। ठीक है बेटा, ओके बेटा।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।